नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर वीरान। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी ओ भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज फिर से भूतिया हवेली की दर्दनाक और रहस्यमयी कहानी लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हूं। तो दोस्तों, आप लोग कहानी को शुरू से अंत तक सुनिए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आपका नाम क्या है और आप कहानी को कहां से देख रहे हैं? अगले वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को बिन देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, रात के 1 बज चुके थे। शिवम रिया मुंबई से पटना पहुंचा। रोड बेस की बस से उसके बस से उतरते ही एक अधेड़ उम्र का आदमी उसकी ओर हाथ बढ़ाकर बैग को थामते ही बोला, कहां चलेंगे बाबूजी? मैं रिक्शे वाला दूसरे हाथ से रिक्शे की ओर इशारा करते हुए, उसकी आवाज से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दिसंबर की ठंड और भूख ने उसके गले को बैठा दिया। तभी तो वह भागता हुआ पहुंचा था। अपनी सवारी के पास रिया ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बड़ी हवेली किसनागंज जाना है। कितने लोग हैं ये 2001 की? उस कड़ाके की ठंड में केवल 4 रिक्शे वाले और 2 तांगे वाले ही दिख रहे थे। हर जगह कोरा ने अपनी चादर चढ़ा रखी थी। रिक्वा ने कहा, 20 रुपए दे दीजिएगा, ठंड भी तो है। सरकार, रिया ने रिक्शे की तरफ चलते हुए कहा, ठीक है चलो। रिक्शे पर सवार होते ही रिया ने अपने जैकेट से सिगरेट का पैकेट निकाला। एक सिगरेट उसमें से निकालकर फिर वापस जेब में रख दिया। उसी जेब से लाइटर भी निकाला और सिगरेट जलाई। एक लंबा कश लगाकर अंदर खींचा और राहत की सांसों के साथ सिगरेट का धुआं बाहर छोड़ा। उसका चेहरा तनाव रहित लग रहा था। उसने रिक्शे वाले से पूछा, रात भर रिक्शा चलाते हो, क्या परिवार नहीं है? शहर में रिक्शे वाले ने जवाब दिया, नहीं बाबूजी, 1:45 बजे तक चलाएंगे, फिर कमरे पर जाकर आराम करेंगे। सुबह 8 बजे माइल में काम करते हैं, यहीं पास के गांव से हैं, इसीलिए परिवार नहीं रखा शहर में। अरे वाह, तुम तो काफी मेहनती मालूम पड़ते हो। कितने पढ़े लिखे हो? रिया ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। मैट्रिक पास है बाबूजी, रिक्शे वाले ने जवाब दिया। सीक्रेट का आखिरी कश खत्म होते ही किशनगंज पहुंच गया था। रिया रिक्शे वाले ने हवेली के पास रिक्शा रोकते ही कहा, लीजिए पहुंच गए बाबूजी। हवेली। रिया ने अपनी जेब से बटुआ निकाला, उसमें से 20 रुपए का नोट रिक्शे वाले को दिया। फिर बटुआ जेब से रखते ही बैग को कंधे पर टांगा और हवेली की तरफ बढ़ने लगा। हवेली के गेट पर चौकीदार बैठा था। उसे रिया के आने की खबर शायद पहले से ही थी, इसीलिए तो उसने नाम सुनते ही गेट खोल दिया। रिया हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा। चौकीदार ने उसके हाथ से बैग लेकर अपने कांधे पर टांग लिया और दूसरे हाथ में लालटेन थाम रखी थी। दरवाजे पर पहुंचा, उसने कुंडी खटखटाई। कुछ देर में दरवाजे को एक 16 साल की सुंदर लड़की ने खोला। उसने रिया की ओर देखते ही एक नादान सी मुस्कान अपने चेहरे पर झलकाई। रिया भी उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम शहनाज हो ना? डॉक्टर अंकल की बेटी कितनी बड़ी हो गई हो तुम। शहनाज ने उसे उसकी अम्मी के कमरे में चलने का इशारा करते हुए कहा, आप भी तो कितने खूबसूरत हो गए हैं, उसने जारी रखा। अब आंटी को देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए मुझे पापा ने रुकने को कहा, लेकिन अब आप आ गए हैं तो 1 से भले 2। उसने रिया की अम्मी के कमरे का दरवाजा खोला। उसकी अम्मी रजाई के अंदर लिपटी हुई थी। उन्हें अल्जाइमर नाम का एक दिमागी रोग हुआ था। उनकी हालत ज्यादा नाजुक थी, इसलिए रिया को तुरंत बुलवाया गया था। रिया नवाबों के परिवार से ताल्लुक रखता था और पढ़ाई करने के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया गया था। उसके संजना ने गुजरने से पहले सब कुछ उसके नाम पहले ही कर दिया था, क्योंकि वह अपनी बेगम की तबीयत के बारे में जानते थे। यूं तो शिवम की अम्मी मुंबई की हवेली में रहा करती थी, लेकिन अपने शौहर के गुजरने के बाद पटना की बड़ी हवेली में रहने लगी थी। रिया ने तनु से अपनी अम्मी की सारी जानकारी ली। क्योंकि वह सो रही थी, इसलिए उसने जगाना सही नहीं समझा। तनु ने रिया को उसके कमरे की ओर ले जाते हुए कहा, तुम इस हवेली में पहली बार आए हो ना, इसलिए तुम्हें बता रही हूं, नीचे बेसमेंट में कभी मत जाना। सब कहते हैं उसमें एक रूह रहती है। तुम्हारी अम्मी को भी यहां नहीं आना चाहिए था। यहां आते ही उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम भी ना बच्चों जैसी बात करती हो तनु। आज के जमाने में कोई मानेगा इन सब बातों को? अच्छा ये बताओ तुम्हें कितनी बार पकड़ा है? उस रूह ने, तनु ने इतराते हुए कहा, मजाल,
मेरे सामने कोई रूह आ जाए, मेरे गले में पीर बाबा का ताबीज है, तुम्हारे लिए भी ला दूंगी। उसने एक कमरे के दरवाजे के सामने रुकते ही कहा, लीजिए हुजूर, आपका कमरा आ गया। रिया ने दरवाजा खोला और अंदर बिस्तर की ओर बढ़ा। वह काफी थक चुका था। उसने तुरंत ही खुद को बिस्तर पर फेंक दिया। तनु ने उसकी यह हरकत देखी और लालटेन को टेबल पर रख दिया। बिस्तर के पास ही थी। फिर रिया की ओर देखते हुए कहा, अच्छा, अब मैं चलती हूं, तुम भी आराम से सो जाओ, सुबह बातें होंगी। रिया ने उसकी ओर देखते हुए कहा, गुड नाइट। तनु ने भी इसका जवाब गुड नाइट बोल के दे दिया। रिया को रात में प्यास लगी, उसकी नींद खुल गई। उसने घड़ी में देखा तो सुबह के 4 बजे हुए थे। वो बिस्तर से उठकर रसोई की तरफ बढ़ा। इतने में एक आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वह आवाज शायद बेसमेंट से ही आ रही थी। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने हाथों से दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा हो। रिया के कदम रुके नहीं। वह सीधा बेसमेंट की ओर लपका और दरवाजे के सामने खड़े होकर आश्चर्य किश्वर से पूछा, कौन है अंदर? रिया ने अपने कान दरवाजे पर रख दिए ताकि सुन सके कि अंदर से आवाज आती है या नहीं। लेकिन इतने में 2 भयानक हाथ दरवाजा तोड़ते हुए निकलकर रिया को गर्दन समेत पकड़ लेते हैं। रिया अपनी आंखें बंद कर जोर से चिल्लाया, बचाओ, बचाओ। जब आंखें खोली तो देखा सुबह हो चुकी थी। सूरज सिर पर आ चुका था और चिड़ियों की आवाजों से सारा वर्तमान उत्साहित हो रहा था। अगली सुबह रिया अपने बिस्तर से उठकर फ्रेश होने के बाद सीधा डाइनिंग टेबल पर जा पहुंचा। तनु पहले से ही वहां मौजूद थी और जूस पी रही थी। रिया ने उसे भूमिका बांधते हुए पूछा, अच्छा, कल जो तुम उस बेसमेंट वाली रूह के बारे में बात कर रही थी, तनु इसका कोई चश्मदीद गवाह है या यह तुम्हारे दिमाग का वहम है? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कोई पागल हूं जो अपने से भूत आया चिल्लाऊंगा है? मैं पागल हूं जिन्होंने यह दावा किया है कि उन्होंने रूह को देखा है। तनु ने काफी आत्मनिर्भरता से जवाब दिया, तो ठीक है, आज इसका रहस्य भी नजदीकी से जानने का मौका मिलेगा। पहले जरा नाश्ता करके अम्मी से मुलाकात कर लूं, फिर हम दोनों मिलकर इस मामले की तहकीक करेंगे। रिया ने काफी उत्साहित होकर कहा, निहारिका, ओ निहारिका, जरा नवाब साहब के लिए नाश्ता लगाना। तनु ने पुकारते ही रिया की तरफ देखकर आंख मार दी। रिया भी अपनी मुस्कान ना रोक पाया। वो उस शख्स को देखने के लिए उत्साहित था जिसका तनु ने नाम पुकारा था। निहारिका, वह नाम सुनते ही एल है, जरूर किसी अप्सरा का नाम होगा। रिया ने मन ही मन सोचा और मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद एक हसीन युवती नाश्ता लेकर अंदर से आई। उसे देखते ही रिया के होश फक्ता हो गए। वह बला की खूबसूरत थी। कोई भी उसे देखकर नहीं कह सकता था कि वह घर की नौकरानी है। कातिले नैन नशन, गोरा रंग, लंबा कद और गदरा या बदन। उसे देखते ही कोई भी लड़का उसका दीवाना बन जाता। निहारिका ने नाश्ते की प्लेट रिया के सामने रख दी और साथ ही टेबल पर गोभी, आलू, मेथी और आदि तरह के पराठे थे। रिया ने बटर नाइफ से थोड़ा बटर निकाला और प्लेट में डाला और सोचने लगा, कौन सा पराठा पहले खाऊं। इतने में तनु बोली, ये गोभी वाला पहले खाओ। उसने एक गोभी का पराठा उसकी प्लेट में डाल दिया। रिया ने खाना शुरू किया। वाह, क्या बात है, ऐसा गोभी का पराठा आज तक नहीं खाया। रिया ने पराठा मुंह में डालते हुए कहा, अच्छा है ना, इस हवेली में काम करने वाले रसोई ये बहुत अच्छा खा बनाते हैं। तनु ने तुरंत ही कहा, और कुछ चाहिए नवाब साहब को? निहारिका ने रिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। रिया ने भी मुस्कुराते हुए नहीं के इशारे में गर्दन हिला दी। निहारिका समझ गई और अपना काम करने वापस चले गई। रिया ने अपना नाश्ता खत्म किया और टेबल से सीधा उठकर तनु के साथ अम्मी के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। कमरे में पहुंचते ही देखा अम्मी एकटक छत को देख रही थीं। उसने अम्मी को देखकर पूछा, अम्मी अब कैसी तबीयत है आपकी? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने 3-4 बार पूछा, लेकिन बिल्कुल सन्नाटा। इतने में तनु बोली, मैंने सवेरे का डोज दे दिया है जैसे पापा ने बताया था। थोड़ी देर बाद इन्हें नींद आ जाएगी। इनके लिए आराम करना बहुत जरूरी है। तनु ने जैसा बोला था वैसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद रिया की अम्मी की पलकें भारी होने लगी, जिन्हें अब खुला रखना रिया की अम्मी के बस में नहीं था और वह गहरी नींद में सो गई। रिया और तनु अपने तय किए हुए कार्य पर लग गए। उन्होंने हवेली के सभी नौकरों को बुलवाकर पूछताछ की। उनमें से ज्यादातर का यही कहना था
कि उस बेसमेंट में से कभी कभी किसी के चलने की आवाज आती है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि उनमें से कुछ ने वहां तेज लाल रोशनी जलते हुए देखी है। सभी से पूछताछ करने के बाद रिया ने तनु की तरफ देखकर कहा, इसका मतलब यह है कि इस हवेली में सही में कोई रूह है, लेकिन तेज लाल रोशनी का क्या मतलब है? अच्छा ना तुम्हें पता है इस हवेली को कब खरीदा गया था? इससे पहले इसमें कौन रहता था? इन सब बातों का पता चलना बहुत जरूरी है, तभी किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। तनु ने कुर्सी से उठकर रिया के इर्द गिर्द चलते हुए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ते हुए कहा, जहां तक मेरी जानकारी है, तुम्हारे अब्बू ने इस हवेली को गुजरने से 6 साल पहले ही खरीद लिया था। उन्होंने इस हवेली को अपने परात विभाग के दोस्तों और सहकर्मचारी डॉक्टर जाकिर से खरीदा था। उन्हें लंदन की यूनिवर्सिटी से बुलावा आ गया था और उन्होंने जाने से पहले यह हवेली तुम्हारे अब्बू को बेच दी। तनु ने बोलना जारी रखा, तुम्हारे अब्बू के गुजरने के बाद घर का खर्च और हवेली के रख रखावा में दिक्कत आने लगी थी, इसलिए मुनीब जी और बाकी के जिम्मेदार सदस्यों ने ही मुंबई की हवेली बेचने का फैसला किया था। फिर भी खर्च चल ही रहा था। कई जगह खेती से अच्छी खासी आमदनी हो जाती। तुम्हारे अब्बू और डॉक्टर जाकिर इस हवेली में अपने प्रियो की कुछ वस्तु भी रखते थे, मैंने ऐसा सुना है। रिया काफी गंभीरता से इस बड़ी हवेली के ख्यालों में खो गया। रिया अपने ख्यालों में यह सोचता रहा कि आखिर इस तहखाने में ऐसा क्या होगा जिससे सभी हवेली के नौकर डरे हुए हैं। क्यों ना तहखाने को एक बार खोल कर देखा जाए, मैं कल ही उस खाने को खोलता हूं। रिया ने मन ही मन सोचा। शाम हो चली थी। रिया ने अपनी अम्मी को दवाई खिलाई और हॉल में चिमनी के पास आकर बैठ गया। निहारिका तुरंत उसे चाय की प्याली देती है। रिया निहारिका की तरफ बड़े प्यार से देखता है और पूछता है, घर में कौन कौन है? निहारिका ने जवाब दिया, कोई नहीं नवाब साहब। रिया चाय की चुस्की तो ले ही रहा था, साथ ही निहारिका की कमर को देख रहा था। उस गदराए हुस्न की मलिका की कमर बिल्कुल चिकनी नजर आ रही थी। वह उसे हसरत भरी निगाहों से देख रहा था और उसके मन में उसे छू लेने का विचार आ रहा था। इतने में कमरे में तनु आ जाती है और रिया की तरफ देखकर कहती है, क्या हुआ नवाब साहब, क्या खिचड़ी पक रही है दिमाग में? रिया मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखता और कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही चाय की चुस्की ले रहा हूं। तुम्हें भी पीनी हो तो बताओ। तनु ने रिया की ओर देखते हुए कहा, रहने दीजिए, मैं खुद ही बना लूंगी। इतने में रिया ने उससे पूछा, अच्छा तनु, क्या कल तुम मेरे साथ का तहखाने में चलोगी? तनु ने बोला, ना बाबा ना मुझे पागल, कुत्ते ने काटा है क्या? रिया ने निडरता दिखाते हुए कहा, तुम भी क्या बच्चों जैसी बात करती हो? आज के जमाने में भूत प्रेत जैसी बात करती हो। निहारिका ने कहा, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। बहुत अच्छा, हम तीनों कल ही तहखाने में चलेंगे, इस बात का पता लगाने की आखिर उस तहखाने में ऐसी क्या चीज छुपी है जिससे घर के बाकी नौकर इतना डरे हुए हैं। रिया ने उन दोनों नौजवान लड़कियों से कहा जिनके चेहरे पर गंभीरता के साथ डर साफ झलक रहा था। रात काफी हो चली थी। खाने के टेबल पर एक दूसरे को गुड नाइट कहने के बाद तनु और रिया अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रिया ने अपने कपड़े बदले और नाइट सूट में बिस्तर पर सोने चला गया। कुछ देर के बाद रिया की नींद खुली। उसने अपनी घड़ी में देखा तो 4 बजे हुए थे। उसे जोर से प्यास लगी थी, लेकिन बगल में रखे जग में पानी खत्म हो गया था। उसने अपने मन में सोचा, बड़ी अजीब बात है, अभी तो पानी भर के रखा था, सोने से पहले एक बार भी नहीं पिया, तो फिर यह कैसे खत्म हो गया? रिया ने इतना सोचा ही था कि उठकर किचन की ओर बढ़ने लगा कि अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई पड़ने लगी। उसने पहले तो इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन फिर जब आवाज काफी जोर से आने लगी तो उसने इस आवाज का पीछा किया। वो कदम की आहट उसे तय खाने के पास ले गई। कदमों की आहट इतनी साफ सुनाई पड़ रही थी कि कोई भी दूर से सुन ले, और दरवाजे के नीचे दरार से लाल रोशनी चमकती हुई दिखाई पड़ रही थी। रिया तहखाने के दरवाजे के निकट आया तो कदमों की आहट थोड़ी धीमी पड़ गई, और जैसे ही दरवाजे पर कान टिकाए, अचानक एक खौफनाक हाथ बाहर निकल कर आता है, दरवाजा तोड़ते हुए, और तन्नू को जकड़ लेता है। तन्नू घबराहट में अपनी आंखें बंद कर जोर से चीखता, बचाओ बचाओ। इतने में उसकी आंखें खुल जाती हैं तो वो देखता है कि निहारिका खिड़की का पर्दा हटा रही है और सुबह का सूरज निकल चुका है। उसने तन्नू की ओर देखते हुए कहा,
किसने पकड़ लिया नवाब साहब? आपको किससे बचाना है? रिया ने बात को बदलते हुए कहा। जिसे पकड़ना है वो तो कभी पकड़ती नहीं, और जिसे नहीं पकड़ना होता वह सपनों में भी पकड़ लेता है। रिया का शरारत भरे जवाब का मतलब शायद निहारिका समझ गई थी, इसलिए उसकी ओर मुस्कुराते हुए बोली, अब जल्दी से तैयार भी हो जाइए और नाश्ते के टेबल पर आ जाइए। याद है ना, आज तहखाने की छानबीन करनी है। तहखाने के कमरे के बाहर एक बड़ा सा ताला लटका मिला। रिया ने आसपास नजर डाली तो देखा कोई ज्यादा काम आने वाली चीज नहीं मिली, बस एक लोहे की घंटी रखी हुई थी। उसने उस घंटी को उठाया और तहखाने के कमरे के उस ताले को तोड़ दिया। रिया ने तहखाने का ताला तोड़ तहखाने का दरवाजा खोला। निहारिका और तनु की हालत डर से खराब हो गई थी। उन्होंने अपने हाथों से कसकर पकड़ रखा था। रिया को भी उनके डर का अंदाजा हो चुका था। पूरे तहखाने में धूल ने चादर चढ़ा रखी थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने सदियों से हाथ ना लगाया हो। चारों ओर दीवार पर मकड़े के जाल साफ नजर आ रहे थे। रिया ने तहखाने में सामने रखी मैच पर देखा तो कुछ पुराने दस्तावेज रखे हुए थे, कुछ नक्शे थे और एक पेपर वेट भी था। निहारिका और तनु सामने रखी अलमारी खोलकर छानबीन कर रहे थे। उस खाने में कुल 5 अलमारियां थीं। रिया ने दस्तावेज की छानबीन से पता लगाया कि उसके अब्बू शायद हिमालय की किसी गुफा के ऊपर काम कर रहे थे। कुछ दस्तावेजों से पता चला उस गुफा में उन्हें एक अमूल्य वस्तु प्राप्त हुई थी। उसका उन दस्तावेजों में जिक्र तो था, लेकिन कहीं यह नहीं लिखा था वो क्या थी। रिया ने उन दस्तावेजों को अपने ओवरकोट की जेब में रख लिया और सामने की अलमारी की ओर बढ़ गया। सभी अलमारियों को देखने के बाद उसने सभी दस्तावेजों को एक जगह इकट्ठा किया। वहीं थोड़ी दूर में एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। उन तीनों ने उस पुराने संदूक को खोला। उसमें एक कंकाल रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था काफी पुराना है, लेकिन उस संदूक के कंकाल का सिर गायब था। आखिर इसका सिर कौन ले गया होगा और यह कंकाल यहां क्या कर रहा है? तनु ने उचित स्वरों में पूछा। रिया ने उसका उत्तर दिया, मुझे लगता है अब्बू और उनके दोस्त किसी प्रोजेक्ट पर हिमालय के पहाड़ों की गुफाओं पर गए थे। वहां उन्हें शायद यह कंकाल मिला होगा। यह कोई मामूली कंकाल तो नहीं है और इसे देखकर लगता है कि काफी समय से बर्फ में जमा हुआ होगा, तभी इसके कोट में पानी से गलने के निशान हैं। लेकिन नवाब साहब, इसका सिर गायब होने की क्या वजह हो सकती है? निहारिका ने रिया की ओर देखते हुए पूछा। मुझे लगता है कि यह एक अंग्रेज का कंकाल है, क्योंकि इसके कपड़े से तो यही पता चलता है। लेकिन यह बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई कि इसका सिर कौन ले गया होगा और क्यों। रिया ने कंकाल को ध्यान से देखा। उसके कोट का आधा हिस्सा फटा हुआ था। उसकी पतलून भी कई जगह से फट सी गई थी। उसके पांव में लॉन्ग बूट थे, जो ज्यादातर पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग ही पहनते हैं। रिया ने उन बूट को देखकर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। फिर उन तीनों ने वहां से जरूरी कागजात बटोरे और तहखाने को बंद कर दिया। तनु एक नया ताला लेकर आई और उसने रिया को दे दिया। उन्होंने उस खाने के दरवाजे का कुंडा बनकर उस परे ताला लगा दिया। तीनों खाने से मिले कागजात को लेकर हॉल में आए। उन्होंने उन सभी दस्तावेजों को हॉल की एक बड़ी सी टेबल पर रखा। फिर रिया और तनु मिलकर उन दस्तावेजों की जांच पड़ताल करने लगे। निहारिका रिया की अम्मी के कमरे में उनका हाल पता करने चली गई। रिया ने दस्तावेज से पता किया कि वह कंकाल काफी कीमती था, जिसे रिया के अब्बू अपने इंतकाल से पहले ही इस तहखाने में लेकर आए थे। उस कंकाल का सिर काफी कीमती और चमत्कारी था। रिया ने तनु की तरफ देखते हुए कहा, शायद उस कंकाल के सिर गायब हो जाने की यही वजह थी कि वह चमत्कारी था। लेकिन ऐसा कौन सा अंग्रेजी चमत्कारी कंकाल मिल गया था? इतने में तनु ने कहा, मुझे लगता है कि उस कंकाल का सिर इस हवेली में आने के बाद गायब हुआ था। यह बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, लेकिन सिर गायब किसने किया होगा? यह अपने आप में एक पहेली है। रिया ने तनु से उचित भाव में कहा। शाम हो चली थी। सब कुछ देखते हुए रिया ने तनु से कहा, अच्छा अब चलकर नहा धोकर फ्रेश हो लिया जाए। आज तहखाने की काफी सफाई कर ली है। तनु ने भी उसकी बात मानकर अपने कमरे की ओर फ्रेश होने चली गई। दोनों फ्रेश होने के बाद डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। निहारिका उन दोनों के लिए कॉफी ले आई। कॉफी पीते पीते तनु ने रिया से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि इस हवेली में इसी सरकटे अंग्रेजी हुकूमत के सिपाही का भूत घूमता है? रिया ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम भी अजीब अजीब बातें करती हो। उस तेज लाल रोशनी का क्या, जिसका जिक्र हवेली के सारे नौकरों ने किया था,
आखिर वो लाल रोशनी उन सभी को तहखाने के रोशनदान से जलते हुए दिखने की क्या वजह हो सकती है? अगर उस कंकाल का सिर चमत्कारी है तो धड़ भी चमत्कारी होगा, निहारिका ने पूछा। रिया थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। उसके मन में यह विचार आ रहे थे कि जब वो इस हवेली में आया, उसे 2 बार उसी तहखाने में किसी के कदमों की आहट सुनी और लगातार 2 रातों को एक जैसा ही सपना, घड़ी में 4 बजे का घंटा दिखाई देना, ये सारी चीजें किसी और इशारा कर रही थीं। लेकिन रिया ने बात बदलते हुए तनु से पूछा, अगर तुम्हें उस कंकाल का सिर मिल जाए तो तुम क्या करोगी? अगर वह सचमुच चमत्कारी हुआ तो उससे बहुत सारी दौलत मांग लूंगी और इस दुनिया पर शहजादी बनकर दराज करूंगी। तनु ने पलक झपकते ही जवाब दिया। दोनों मिलकर हंसने लगे। रात काफी हो चली थी। निहारिका ने दोनों का खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया और खुद रिया की अम्मी के लिए सूप लेकर उनके कमरे की ओर चली गई। तनु और रिया खाना खाने लगे। डाइनिंग टेबल पर खाना खत्म होने के बाद रिया ने तनु को गुड नाइट बोला और निहारिका से अपने कमरे में पानी रखने का हुक्म दिया। निहारिका ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। रिया ने अपने कमरे में जाकर नाइट सूट पहना और अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर के बाद निहारिका जग में पानी लेकर आई। रिया ने उसे अपने पास थोड़ी देर बैठने को कहा। निहारिका पहले तो थोड़ा घबराई, लेकिन फिर पास कुर्सी पर बैठ गई। रिया ने उसे बिस्तर पर ही लेटे हुए पूछा, अच्छा निहारिका, तुम इस हवेली में ही रहती हो या फिर कभी अपने घर भी जाती हो? निहारिका ने रिया के प्रश्न का उत्तर दिया, जाती हूं ना नवाब साहब, हर शनिवार को जाती हूं और रविवार की शाम को वापस आ जाती हूं। रिया ने थोड़ा संकोच से पूछा, अच्छा कोई आशिक या मंगेतर है तुम्हारा? निहारिका ने राहत भरे अंदाज में जवाब दिया, नहीं नवाब साहब, अब तक कोई आप जैसा मिला ही नहीं। रिया के चेहरे पर मुस्कान खिलाई, जैसे उसे किसी खजाने की चाबी मिल गई हो, लेकिन उसे अपने हाव भाव को काबू में रखते हुए निहारिका से कहा, अच्छा चलो, अब तो मैं मिल गया हूं, अब क्या ख्याल है? निहारिका का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। उसने अपने चेहरे को हाथों से ढका और वहां से भागती हुई चली गई। रिया भी समझ गया कि लड़की हंसी तो फंसी, उसका आधा काम हो चुका था। बस अब इजहार करके आंखें चांद और जिया बेकरार करना बाकी रह गया था। रिया ने ठंडी आई भरी और एक गिलास पानी पिया, फिर थोड़ी देर में सो गया। रात का घंघोरा अंधेरा बाहर छाया हुआ था और साथ ही उस पर कोहरे ने चादर ढक रखी थी, लेकिन शायद उस हवेली में किसी को चैन की नींद आ ही नहीं रही थी। कदमों की तेज आहट सुनकर रिया की नींद खुली। वो कुछ देर के लिए अपने बिस्तर पर ही लेटकर कदमों की आहट सुनकर सोचने लगा, इतनी रात को कौन टहल रहा है? हवेली में कहीं कोई चोर तो नहीं? वह अपने बिस्तर से उठा और धीरे धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला। रिया उन तेज कदमों की आहट का पीछा करने लगा। वह उसी जगह पहुंच गया, लेकिन जो उसने देखा उस पर यकीन कर पाना शायद हर पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए असंभव था। रिया ने देखा वही कंकाल हवेली में इधर उधर घूम रहा था। शायद वह अपना सिर ढूंढ रहा था। रिया एक तरफ बड़ी सावधानी से छुपकर यह सब कुछ देख रहा था और एक और, जहां उसके रोंगटे खड़े हुए थे, वहीं दूसरी ओर उसके मन में सवाल भी था, और वह यह था कि यह कंकाल उस तहखाने से बाहर कैसे आया? वहां तो ताला लगा दिया था। तनु उस कंकाल का बड़ी सावधानी से पीछा करने लगा। जैसे ही घड़ी में 4 बजे का घंटा बजाया तो कंकाल अपने तहखाने की ओर बढ़ने लगा। रिया भी उसके पीछे पीछे हो लिया। उसने देखा कि वह अंग्रेज का कंकाल अपने संदूक के अंदर जाकर लेट गया। फिर संदूक अपने आप बंद हो गया और ठीक उसी तरह बंद हो गया। हवेली के तहखाने का दरवाजा रिया को बड़ी हैरत हुई। यह सब देखकर रिया सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में वापस आ गया, अपने बिस्तर पर लेट गया। लेटकर रिया यह सोचने लगा कि सबकी बातें सही साबित हो गई। इस हवेली में हकीकत में भूत है, जो शायद रोजाना इस हवेली में चक्कर लगाता है। शायद उसे अपनी खोपड़ी की तलाश है। यह सिर कटा कंकाल इस हवेली में जब तक घूमता रहेगा, जब तक इसे अपनी सिर नहीं मिल जाता। लेकिन उस सिर को चुराया किसने होगा और क्यों चुराया होगा? शायद उस कंकाल की खोपड़ी कुछ ज्यादा ही कीमती है, उस कंकाल के लिए भी और उसके ढूंढने वाले के लिए भी। रिया इसी सोच में सो नहीं पाया और देखते ही देखते सुबह हो गई। सवेरा होते ही उसने नाश्ता किया और सबसे पहले तहखाने में पहुंच गया। लेकिन एक बार फिर वह हैरानी में पड़ गया। उसने देखा
कि तहखाने के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। उसने निहारिका को आवाज लगाई और उसने चाबी लाने को कहा। निहारिका फौरन चाबी लेकर पहुंची। उसने रिया को चाबी दे दी। रिया ने तुरंत ही ताला खोल तहखाना का दरवाजा खोल दिया। निहारिका भी उसके साथ ही तहखाने में चली गई। वह रिया को बड़ी हैरत से देख रही थी, क्योंकि रिया के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने रिया से पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हैं नवाब साहब? रिया ने उसे पिछली रात की सारी घटना बताई और उसे सुनकर निहारिका डर गई। रिया ने सबसे पहले उस संदूक को खोला जिसमें कंकाल रखा था। उसने कंकाल का अच्छी तरह से निरीक्षण किया। फिर उसने उस संदूक का भी अच्छी तरह से निरीक्षण किया। उसे यह लगा कि शायद संदूक में कोई ऐसा सुराख छुपा हुआ हो जो उस कंकाल का राज बताने में मदद करे, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी। फिर दोनों ने मिलकर संदूक बंद कर दिया और तहखाने की अच्छी तरह से जांच करने लगे। निहारिका ने रिया से फिर एक बार पूछा, हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं नवाब साहब? रिया ने जवाब दिया, इस समय कंकाल से जुड़ी हर उस चीज की तलाश कर रहे हैं जो हमें चमत्कारी खोपड़ी तक ले जाए। रिया और निहारिका ने अच्छी तरह से तहखाने में हर चीज की तलाशी ली ताकि उन्हें कुछ अहम सुराग मिल जाए जो उन्हें उस चमत्कारी खोपड़ी तक पहुंचा दे। अंत में उन्हें रिया के अब्बू के दोस्त डॉक्टर जाकिर की तस्वीर मिली, जिसके पीछे उनका पता और फोन नंबर लिखा हुआ था। रिया ने अपने मन में सोचा कि यह एक अहम सुराग है जो उन्हें उस चमत्कारी खोपड़ी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दे सकता है। निहारिका और रिया ने तहखाने को अच्छी तरह से बंद कर दिया और ऊपर हॉल की तरफ आ गए, जहां तनु पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। उसने रिया और निहारिका से पूछा, तुम दोनों नीचे तहखाने में क्या कर रहे थे? इतनी बड़ी हवेली छोटी पड़ गई थी जो कोना ढूंढते हुए तहखाने में पहुंच गए थे। रिया और निहारिका मुस्कुराए। फिर रिया ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। कल रात हुए एक हादसे के बाद हम लोग कुछ ढूंढने के लिए तहखाने में गए थे। कौन सा हादसा? तनु ने उचित स्वर में पूछा। रिया ने विस्तार पूर्वक सारी बात बताई, जिसे सुन तनु खौफ से थर-थर कांपने लगी। लेकिन उसने सबसे अपना डर छुपाते हुए पूछा, अच्छा तो कुछ मिला क्या नीचे तहखाने में? रिया ने उसे डॉक्टर जाकिर के बारे में बताया। उसने तनु को बताया कि उसे डॉक्टर जाकिर की तस्वीर मिली है। उसके पीछे उनका लंदन का पता और फोन नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके पता चल जाएगा कि इस अधगले कंकाल और खोपड़ी का राज क्या है। अब तुम्हारी अम्मी को दवाई देने का समय हो गया है। बाद में डॉक्टर जाकिर के बारे में पता कर लिया जाएगा। चलो जरा दवाई पिलाने में मदद करो, तनु ने रिया और निहारिका से कहा। फिर तीनों रिया की अम्मी के कमरे में दवाई पिलाने चले गए। रिया की अम्मी को दवा देने के बाद निहारिका बावर्ची खाने में नौकरों के ऊपर नजर रखने चली गई। इधर रिया और तनु हॉल की चिमनी के पास बैठकर बातें कर रहे थे। शाम हो चली थी और बाहर सूरज की रोशनी फीकी पड़ने लगी थी और ठंड होने के कारण कोहरे ने भी अपनी हल्की चादर चढ़ा रखी थी। इतने में अचानक फोन की घंटी बजती है। रिया फोन का रिसीवर उठाता है और अपने कानों से लगाता है। भारी स्वरों में कहता है, हेलो। इधर से भी आवाज आती है, हेलो हेलो। कौन? रिया, मैं तनु का अब्बू बोल रहा हूं। अब तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? कुछ सुधार हुआ उनकी हालत में? तनु के अब्बू ने रिया से पूछा। रिया ने अपनी अम्मी का हाल उन्हें बताया और फिर तनु को अपनी तरफ आने का इशारा किया। थोड़ी देर तनु के अब्बू से बात करने के बाद उसने बोला, तनु भी यहीं खड़ी है, अंकल लीजिए, उससे भी गुफ्तगू कर लीजिए। तनु ने रिसीवर रिया के हाथ से लिया और अपने दाएं तरफ कान से लगा लिया और बोली, हेलो अब्बू, आप कैसे हैं? उधर से आवाज आई, मैं तो ठीक हूं बेटा, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूं, यहां काफी खुश भी हूं। आंटी को दवा समय से दे रही हूं, आप इस बात की चिंता ना करें, तनु ने आश्वासन जताते हुए कहा। मैं जानता हूं तुम इस मामले में काफी होशियार हो। अच्छा सुनो, मैं कल हैदर को भेज रहा हूं। उसकी स्कूल की छुट्टियां भी हो गई हैं और वह तुम्हारे पास जाने की जिद किए हुए हैं। ठीक है अब्बू, हम लोग यहां उसका अच्छी तरह से ख्याल रख लेंगे, तनु ने एक बार फिर आश्वासन जताते हुए कहा और गुड बाय बोलकर फोन का रिसीवर नीचे रख दिया। उसने रिया को हैदर के बारे में बताया। उसने कहा, कल वह यहां पहुंच जाएगा। रिया ने भी प्रसन्न पूर्व कहा, चलो अच्छा है, हम सबका भी दिल लगा रहेगा। हैदर 8 साल का था और तनु का छोटा भाई था।
जिसके पैदा होने के 5 साल बाद उन दोनों की अम्मी का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद दोनों बच्चों की जिम्मेदारी तनु के अब्बू ने बखूबी निभाई थी। दोनों बच्चों को कभी अपनी अम्मी की कमी नहीं खली। जहां तनु एक सुलझी हुई सुंदर लड़की थी, वहीं हैदर बहुत शरारती और हाजिर जवाब था। उसकी शरारतों के किस्से अक्सर उसके स्कूल से सुनने को मिल जाते थे। अब तक शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हो कि हैदर की शरारतों की शिकायत उसके घर ना पहुंची हो। लेकिन पढ़ाई के मामले में हैदर अपनी क्लास में सबसे आगे था। शायद यही वजह थी, इतनी शरारतों के बाद भी स्कूल वालों ने कभी उसको नहीं निकाला। रात काफी हो चली थी। निहारिका ने रिया और तनु को खाने के लिए बुलवाया। दोनों बावर्ची खाने के सामने वाले हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठ गए। खाना खाने के बाद रिया ने तनु को रोज की तरह गुड नाइट कहा और अपने कमरे में सोने चला गया। थोड़ी देर के बाद कमरे में निहारिका ने रोज की पानी का जग और गिलास रख दिया। रिया ने निहारिका को आते और पानी रखकर जाते तक नहीं देखा, क्योंकि वह उस खोपड़ी और अधगले कंकाल के बारे में सोच रहा था। वह डॉक्टर जाकिर और उनके कंकाल से संबंध के बारे में सोच रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो डॉक्टर जाकिर अचानक ही लंदन निकल गए। हो सकता है उन्हें इस जिंदा लाश के बारे में जानकारी हो, तभी उन्होंने अचानक ही लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का आवेदन दिया और उनका आवेदन स्वीकार कर लिया गया। रिया के सोचते ही सोचते काफी रात बीत गई। तभी अचानक बड़ी जोर की आवाज सुनाई पड़ी। धड़क जैसे कहीं किसी ने दरवाजे पर बहुत जोर से लात मार दी और दरवाजा खुल गया हो। दोस्तों, इस वीडियो का दूसरा पार्ट मैं बहुत जल्द लाऊंगा। आज के लिए बस इतनी। चलिए देखते हैं कि कल के वीडियो पे किस किस ने कमेंट किया है। पहले नंबर पे है भुवेश मिश्र जी, लखनऊ से। दूसरे नंबर पे है ओलिविया संगमा जी, मेघालय से। तीसरे नंबर पे है अंजलि जायसवाल जी, मुंबई से। चौथे नंबर पे हैं कपिल पनवार जी, नागपुर से। 5वें नंबर पे हैं सलीम जी, हैदरगढ़ से। 6ठे नंबर पे हैं अवधेश कुमार जी, पटना से। 7वें नंबर पे है भावेश पटेल जी, गुजरात सूरत से। 8वें नंबर पे है कृपा जी, भूटान से। 9 नंबर पे है माया जी, नेपाल से। 10वें नंबर पे है हरि केशव जी, नेपाल काठमांडू से। 11 नंबर पे है राजीव 10 जी, आइसलैंड। 12 नंबर पे है अकीब राजपूत जी, पाकिस्तान से। 13 नंबर पे है वसीम जी, पाकिस्तान से। 14 नंबर पे है मोहम्मद साहिद जी, पाकिस्तान से। 15 नंबर पे है विवेक कुमार जी, हिमाचल से। 16 नंबर पे है आशीष जी, कोलकाता से। 17 नंबर पे है विजय गोवाल जी, पंजाब से। 18 नंबर पे है सोनित जी, असम से। 19 नंबर पे सोनू भीखाविंद जी, पंजाब से। 20 नंबर पे है चंदन बालोतरा जी, राजस्थान से। 21 नंबर पे है गजानन पाटिल जी, सूरत से। 22 नंबर पे है छोटू कुमार जी, वैशाली से। 23 नंबर पे है सिकंदर जी, अहमदाबाद से। 24 नंबर पे है सिबारन जी, ओडिशा से। तो दोस्तों, ये थे कल के वीडियो पे कमेंट करने वाले दोस्तों का नाम। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम अगले वीडियो में आए, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है। उसके बाद मैं अगली वीडियो में आपका नाम मैं जरूर लूंगा। तो दोस्तों, आप सब अपना ख्याल रखिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। धन्यवाद।